पेंशन भुगतान को लेकर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया महत्वपूर्ण सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर 2021 को पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा फैमिली पेंशन मामलों को निपटाने के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सर्कुलर नंबर 218 जारी किया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं कि सभी संबंधित अधिकारी जैसे कि चीफ अकाउंटेंट आरबीआई, द डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, द मैनेजर सीपीपीसीज ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग आईडीबीआई, द सीडीए पीडी मेरठ, द सीडीए चेन्नई, द पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स, यानी कि सभी संबंधित अधिकारी जो कि पेंशन वितरण से संबंध रखते हैं, उन सभी को ये सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि जो फैमिली पेंशन के मामले हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर फैमिली पेंशन शुरू होने में सालों लग जाती हैं और उसके बावजूद भी फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाती है, और ऐसा होने की स्थिति में फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं से बातों को ध्यान में रखते हुए ये सर्कुलर जारी किया गया है, और अब यहाँ पर सभी संबंधित अधिकारियों को फैमिली पेंशन के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने का आदेश और नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। आदेश में आगे ये भी बताया गया है कि इसी विषय के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 16 जून 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और उन दिशा निर्देशों के बावजूद भी बैंकों के द्वारा प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है और फैमिली मेम्बर्स को अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। उनसे अननेसेसरी और अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से उनको समय पर पेंशन नहीं मिल पाती है। तो एक बार सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा बेवजह परेशान नहीं किया जाए और कम से कम डॉक्यूमेंट्स लेने पर ही उनकी फैमिली पेंशन शुरू की जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जानकारी दी गई है वो यहाँ पर दी गई है कि फैमिली पेंशन किस तरीके से शुरू की जाए और फैमिली मेम्बर्स से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। तो यहाँ पर जो पैरा नंबर 3 यहाँ पर है कि उसमें ये कहा गया है कि फैमिली पेंशन शुरू होने के 2 प्रकार के मामले होते हैं। पहले मामले ऐसे जहां पर कि फैमिली मेम्बर्स का या फिर स्पाउस का पेंशन भोगी के साथ में जॉइंट अकाउंट है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं यहाँ पर कि फैमिली मेम्बर्स का पेंशन भोगी के साथ में जॉइंट अकाउंट यानी जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो दोनों ही मामलों में कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और दोनों ही मामलों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ऐसे मामलों को जहाँ पर कि पेंशन भोगी के साथ में स्पाउस का जॉइंट अकाउंट है, तो उन मामलों को किस तरीके से निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे मामले जहाँ पर पेंशन भोगी के साथ में स्पाउस का जॉइंट अकाउंट है, उन मामलों में एक सिंपल लेटर या फिर सिंपल एप्लीकेशन मांगनी है पेंशन भोगी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे फैमिली पेंशन शुरू करने की, और जो पेंशन भोगी है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और जो पीपीओ है उसकी ये कॉपी, यदि पेंशनर की जो पीपीओ की कॉपी है उनके पास में अवेलेबल है। और लास्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आता है कि प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। ये 4 डॉक्यूमेंट मिलने पर ही फैमिली मेम्बर्स को फैमिली पेंशन का भुगतान कर दिया जाए उन सभी मामलों में जहाँ पर स्पाउस का पेंशन भोगी के साथ में जॉइंट बैंक अकाउंट है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि ऐसे मामलों में फॉर्म 14 जो है वो जमा करने की आवश्यकता नहीं है और बैंकों के द्वारा भी इसे पेंशन भोगी से नहीं मांगा जाए। उसके बाद में दूसरे मामले ऐसे आते हैं जहाँ पर कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका पेंशन भोगी के साथ में जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है, तो उन मामलों में ही सिर्फ फॉर्म 14 जो है वो सबमिट करना है, वो ही बैंकों को मांगना है। और इसके अलावा जो पेंशन भोगी है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, पीपीओ की एक कॉपी और प्रूफ ऑफ एज या फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, इसका प्रूफ ही मांगना है और इनके आधार पर ही फैमिली पेंशन की शुरुआत कर दी जाएगी उन सभी मामलों में जहां पर स्पाउस का पेंशन भोगी के साथ में जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो फॉर्म 14 है उसे किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। बैंकों को खुद को ये असर्टेन करना है केवाईसी के थ्रू कि जो एप्लीकेंट है वो फैमिली पेंशन पाने का हकदार है। तो ये भी यहाँ पर राहत दे दी गई, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ पर गजेटेड ऑफिसर नहीं मिलने की वजह से फॉर्म 14 इनकम्प्लीट रह जाता है और उसकी वजह से फैमिली पेंशन शुरू में जल्दी से शुरू नहीं हो पाते। तो ये भी राहत यहाँ पर दी गई है। उसके बाद दूसरे ऐसे मामले यहाँ पर आते हैं कि
जहाँ पर फैमिली पेंशन का जो भुगतान है वो दूसरे फैमिली मेम्बर को करना है, यानी कि स्पाउस को नहीं करना है, बेटा या फिर बेटी को फैमिली पेंशन का भुगतान करना है। तो ऐसे मामलों को किस तरीके से निपटाया जाएगा वो भी यहाँ पर कहा गया है। तो इसके मामले में ऐसे कहा गया है कि यदि पेंशन पेमेंट ऑर्डर में PPO में जिन भी फैमिली मेम्बर्स का नाम है उसमें से जो भी योग्य है उसे फैमिली पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो पैरा नंबर 2 में जो जानकारी दी गई है, जो प्रोसेस बताया गया है, उसी के थ्रू ही उस मामले को प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि फॉर्म 14 सबमिट करना है, जिसमें 2 विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में पेंशन भोगी की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगानी है, PPO की कॉपी लगानी है, और प्रूफ ऑफ एज या फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का नाम PPO में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन उनको फैमिली पेंशन शुरू करवानी होती है। तो ऐसे मामलों में बताया गया है कि ऐसे मामलों में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करवाने के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें उस ऑफिस को अप्रोच करना होगा जहां पर पेंशन भोगी ने लास्ट नौकरी की थी। तो यदि आपका नाम PPO में इंक्लूड नहीं है तो इसके लिए आपको आपके पेरेंट्स की जो ऑफिस है उसको अप्रोच करना पड़ेगा, और उस ऑफिस में आपका PPO में नाम ऐड करवाने के लिए जो प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपका नाम PPO में इंक्लूड नहीं है तब भी आपको फैमिली पेंशन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको PPO में नाम इंक्लूड करवाना होगा। आगे यहाँ पर ये भी कहा गया कि इन व्यू ऑफ द अबव डायरेक्टिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑल पेंशन पेइंग ब्रांचेज एज वेल एज अदर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज are requested to obtain only the minimum essential details but documents as mentioned above from the claimant of the family pension. Please also ensure that the claimant of the family pension do not face any harassment by seeking unnecessary details and documents। तो अब यहाँ पर सभी संबंधित अधिकारियों को और सभी बैंकों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की ही मांग फैमिली मेम्बर से की जाए, और अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की मांग फैमिली पेंशनर से नहीं की जाए, क्योंकि कई बार बैंकों के द्वारा वो अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिनकी आवश्यकता फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे आदेश में ये भी कहा गया कि द डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स अदर देन द एप्लीकेंट आर नॉट रिलेवेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन बाय द बैंक एंड द सेम शुड नॉट देयरफॉर बी सॉट फ्रॉम द एप्लीकेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो क्लेमेंट है, यानी कि जो आवेदक करता है, उसके अलावा अन्य फैमिली मेम्बर्स की जानकारी बैंकों के द्वारा नहीं मांगी जानी चाहिए, क्योंकि उनका पेंशन वितरण से कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि जो योग्य फैमिली मेम्बर्स है सिर्फ उसी के बारे में ही जानकारी मांगी जानी चाहिए, क्योंकि बैंकों के द्वारा कई बार पूरी फैमिली ट्री की जानकारी मांगी जाती है कि फैमिली में कौन कौन है, सबकी सहमति लेके आओ, सबके साइन करवा के लेके आओ। तो इस तरीके से वो सारा काम करने में फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार पारिवारिक कलह की वजह से सभी फैमिली मेम्बर्स की जानकारी नहीं मिल पाती है, और उस जानकारी के अभाव में कई बार पेंशन भी शुरू नहीं हो पाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए PCDF पेंशन इलाहाबाद के द्वारा सभी बैंकों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि फैमिली मेम्बर्स को अननेसेसरी परेशान नहीं किया जाए, और बिना किसी अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स की मांग किए बिना ही योग्य फैमिली मेम्बर को फैमिली पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद कदम PCDF पेंशन इलाहाबाद के द्वारा उठाया गया। इसके संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।